हमारे ऑनलाइन क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है निरक्षीय स्थिति। पिछले क्लास में हमने अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ा था। ये द्विध्रुव की दो स्थितियां होती, अक्षीय और निरक्षीय। ठीक है, अक्षीय स्थिति को हम पढ़ चुके हैं, आज हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति। तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, परिभाषित कर लेते हैं कि किस प्रकार इसकी परिभाषा लिखा जा सकता है। तो जिस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, अगर वह द्विध्रुव के सापेक्ष कहां पर हो, लंब अर्धक पर हो, तो इस स्थिति को निरक्षीय स्थिति कहा जाता है। जैसे देखेंगे, हम यहां पर चित्र बना लेते हैं। ये द्विध्रुव है, दो ध्रुव है यहां पर, ये A और ये ध्रुव है B। यहां पर प्लस Q आवेश स्थित है और यहां पर माइनस Q आवेश स्थित है। ठीक है, द्विध्रुव कब बोलेंगे भाई कि इनकी जो बीच की दूरी यहां से यहां तक, ये बीच की दूरी बहुत अल्प दूरी है, तो कूलॉम के नियम के अनुसार R नहीं ले सकते, यहां पर हम लेंगे, क्या लेंगे भाई, यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी होगी, इस दूरी को हम व्यक्त करेंगे किसके द्वारा, मानेंगे दोनों द्विध्रुव के बीच की दूरी 2L है। ठीक है, फिर हम मान के चलेंगे कि यहां पर दोनों द्विध्रुव को क्या मिल रहा है भाई, एक केंद्र बिंदु है यहां पर, जो उसको क्या करता है, द्विध्रुव को दो समान भागों में विभक्त करता है। मानेंगे ये केंद्र बिंदु क्या है, केंद्र बिंदु है O। अब निरक्षीय स्थिति, अक्षीय में क्या करते थे कि भाई ये जो बिंदु है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये अक्ष है, अक्ष के सापेक्ष अक्ष पर ही, अगर इस अक्ष को हम आगे ले जाएंगे तो बिंदु यहां पर होना चाहिए अक्ष पर, या इसको इस ओर बढ़ाए तो यहां होना चाहिए। लेकिन निरक्षीय बोला गया है तो क्या बोलेंगे कि भाई यहां से केंद्र बिंदु से कितना दूरी पर, R दूरी पर, जैसे हम हमेशा लेते हैं R दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना है, हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। निरक्षीय स्थिति के सापेक्ष हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो बिंदु P है जिस पर हमको क्या करना है, तीव्रता ज्ञात करना है। अब बिंदु P पर ज्ञात करना है तो किसके सापेक्ष ज्ञात करना है, प्लस Q आवेश के सापेक्ष और माइनस Q आवेश के सापेक्ष। तो असंबंध है क्या, अभी नहीं है, संबंध करा देते हैं। क्या करते हैं, बिंदु P को यहां बिंदु Q से जोड़ते हैं, ये जोड़ दिए, और उसी प्रकार यहां पर बिंदु P को क्या करते हैं, बिंदु A से जोड़ देते हैं। एक बार P को B से जोड़े और एक बार P को A से जोड़ते हैं। अब बार बार हम ये जानते हैं, बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं कि यहां पर प्लस Q आवेश के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है, बदरेखा की दिशा ज्ञात करना है कि भाई दिशा क्या है, तो प्लस Q आवेश के कारण क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। तो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है E1, प्लस Q आवेश के कारण इसकी दिशा क्या होगी, बहिर्मुखी होगी, बाहर की दिशा। उसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण क्या होती है, अंतर्मुखी होती है, अंदर की दिशा को क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं परिणामी तीव्रता, ना तो देखेंगे भाई एक E1 है, एक E2, तो परिणामी तीव्रता इस दिशा में हमको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। यह परिणामी तीव्रता को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अब क्या करना है कि भाई हमको यहां पर क्या करेंगे, दो घटकों में वियोजित कर देंगे। ठीक है, एक लंबवत घटक और दूसरा है क्षैतिज घटक। ठीक है, लंबवत घटक में हमेशा ध्यान देंगे कौन से थीटा का उपयोग किया जाता है, साइन थीटा का उपयोग करते हैं, और क्षैतिज घटक में हमेशा कॉस थीटा का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि लंबवत घटक में अगर हम माने थीटा इक्वल टू क्या मान के चलते हैं, 90 अंश लंबवत रहता है। इस प्रकार यहाँ पर बनने वाला कोण कितने अंश का रहता है, 90 अंश का। तो साइन 90 का मान होता है, कितना होता है, 1, और कॉस अगर 90 कर देंगे तो मान हो जाएगा 0। लेकिन हम ये जानते हैं कि कॉस जब अक्ष पर उपस्थित होता है तो थीटा का मान क्या लेके चलते हैं, थीटा इक्वल टू 0। तब कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। इसलिए ध्यान देंगे कि कभी भी लंबवत का उपयोग करेंगे तो साइन थीटा, और अगर क्षैतिज का उपयोग करेंगे तो कॉस थीटा के द्वारा उपयोग करेंगे। अब
अब क्या करते हैं, यहाँ पर इनको दो घटकों में वियोजित कर देते हैं, बांट देते हैं। पहला घटक यहाँ से लंबवत, तो एक या तो ऊपर बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, या तो नीचे बनेगा। ऊपर वाला जो घटक है उसको हम प्रदर्शित कर दिए E1 साइन थीटा, और नीचे जो है इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं E2 साइन थीटा। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर इस दिशा में हम प्रदर्शित करेंगे हमारा जो घटक है E1 कॉस थीटा, और इसी दिशा में E2 कॉस थीटा। दो घटकों में वियोजित किए, एक लंबवत घटक, दूसरा क्षैतिज घटक। लंबवत घटक में देखेंगे E1 साइन थीटा, और यहां नीचे की ओर उसी को प्रदर्शित किए हैं E2 साइन थीटा, और क्षैतिज घटक में E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। दोनों की दिशा इसी ओर है, परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित कर। अब यहां पर देखेंगे ये जो लंबवत घटक है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये हम मानेंगे कि परिमाण में बराबर है, लेकिन उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये जो लंबवत घटक है ये क्या करेगा, एक दूसरे को निरस्त कर लेगा। और इस दिशा में हम देख रहे हैं कि भाई दोनों की दिशा इसी ओर, तो परिणामी तीव्रता में क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, साइकिल है, साइकिल को क्या करा, भाई कोई सामने की ओर चला रहा है, आगे की ओर जा रहा है, और कोई व्यक्ति उसके विपरीत दिशा में खींचने का प्रयास करता है। जैसे ही खींचेगा क्या होगा, उसका अगर बराबर बल लगाएगा तो ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे जाएगा, वहां पर मान 0 हो जाएगा। अगर एक ही दिशा में, जैसे ये है, ये 0 हो जाएगी। अगर एक ही दिशा में, उसी दिशा में आगे बढ़ है, आप उसी दिशा में क्या करेंगे, धक्का देंगे, तो लगने वाला बल का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जितना आप बल लगाएं। इसलिए ये क्या होगा, एक ही दिशा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब जैसे सामान्य रूप से हम देखते हैं अक्षीय स्थिति, एक बार प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं, और एक बार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर लेते हैं। लिख लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पर क्या करेंगे, दो बार तीव्रता निकालेंगे, एक प्लस Q आवेश के कारण और एक माइनस Q आवेश के कारण। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सामान्य रूप से हम E के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लेकिन दो बार निकालेंगे तो पहला E1 बराबर, तो E1 बराबर हम जानते हैं कूलाम के नियम से मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वायु निर्वात के लिए। और यहाँ पर आवेश की मात्रा क्या है, आवेश की मात्रा है Q। हम चिन्ह को नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं लिया जाता चिन्ह को विद्युत क्षेत्र में। और दूरी, तो दूरी क्या है भाई, बिंदु B से B पर प्लस Q आवेश स्थित है, तो B से P की दूरी, तो ये दूरी का वर्ग हो जाएगा BP का वर्ग। अब मान निकालेंगे तो हम जानते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, ये निकाल लेंगे। और यहां से यहां तक ज्ञात करना है, तो मानेंगे कि ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। तो यहां पर ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण क्या है, कर्ण है B और P, B से P कर्ण हो जाएगा, तो BP का वर्ग। लंब क्या है, लंब है यहाँ पर O से P, तो OP का वर्ग। आधार क्या है, O से B, तो OB का वर्ग। इस प्रकार से अब यहां पर देखेंगे, मान रख लेंगे, जिसका मान है BP का मान तो निकालना है, BP का वर्ग, OP का, तो यहां पर देखेंगे O से P की दूरी क्या है, R, तो R का वर्ग प्लस यहाँ O से B की दूरी क्या है, तो L को क्या करेंगे, अगर यहाँ पर दो समान भागों में अगर O विभक्त करता है तो 2L को क्या करेंगे भाई, दो समान भागों में 2 से भाग दे देंगे, तो यहां से यहां तक का मान L और यहां से यहां तक का मान L हमको प्राप्त हो जाएगा। अच्छी स्थिति में इसको मैं अच्छा से डिराइव किया हूं, उसको देख लेंगे
बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। तब यहां पर देखेंगे O से B की दूरी क्या है, L और उसका वर्ग है। तो अगर BP का वर्ग का मान ज्ञात करना है तो उसका मान होगा R का वर्ग प्लस L का वर्ग। अगर सिर्फ BP का मान ज्ञात करना है तो वर्ग को पक्षांतर कर देंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट R का वर्ग प्लस L का वर्ग। वर्ग पक्षांतर करेंगे तो वर्गमूल लग जाएगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर मान क्या रखना है, BP का वर्ग, उसको रखेंगे। तब E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q और क्या है मान BP का, R का वर्ग प्लस L का वर्ग। इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे समीकरण पहला। उसी प्रकार अगर उसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल सरल शब्दों में बताएंगे, कोई आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको E1 माने हैं और इसके कारण तो इसको मानेंगे E2। E2 बराबर जानते हैं हमारा कूलॉम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। और यहाँ पर आवेश क्या माइनस Q है, चिन्ह नहीं लेना है, आवेश की मात्रा है Q और दूरी A से P, तो क्या हो जाएगा AP का वर्ग। अब ध्यान देंगे क्या है भाई, BP का मान निकाले हैं, BP का वर्ग का। और यहाँ पर क्या है, चाहे वह BP के लिए हो आपका त्रिभुज BPO के लिए या त्रिभुज APO के लिए, यहाँ पर दोनों के लिए लंब यहाँ पर R है और दोनों के लिए आधार क्या है L है। तो यहाँ पर BP का मान ज्ञात किए हैं, ये ही मान AP का भी होगा और ये जो BP का वर्ग मान ज्ञात किए हैं यही मान AP का वर्ग का ही होगा। क्यों, क्योंकि आधार और लंब वही, कर्ण का मान वही हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहे BP का मान यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मान हो जाएगा R का वर्ग प्लस L का वर्ग अंडर रूट में, वो कर्ण का मान है उसको भी यूज करेंगे। तब E2 का वर्ग बराबर मान निकल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q AP का वर्ग, AP का मान क्या है वही है BP का वर्ग के जैसा, R का वर्ग प्लस L का वर्ग। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब आगे हल करते हैं। समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, E1 और E2 को मान मिल गया। अब परिणामी तीव्रता के लिए यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई हमारा जो मान किस प्रकार कि जो लंबवत घटक है ये E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा विपरीत निरस्त सिर्फ एक ही मान होगा। वो क्या होगा, जो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा जो क्षैतिज घटक में हम वियोजित किए। तब यहां पर देखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इस दिशा में क्या है E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान को रखेंगे। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, E1 और E2 का मान तो पता है, cos थीटा का मान पता है क्या, नहीं पता है, लिख लेते हैं। कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई जो cos थीटा बराबर हम जानते हैं cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। जानते हैं भाई, सब जानते हैं cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। मान रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे तो मान निकल जाएगा cos थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, आधार क्या है भाई L। दोनों त्रिभुज का अगर किसी भी त्रिभुज के ले, इसके लिए ले चाहे इसके लिए, आधार क्या है L। और कर्ण का मान यहाँ पर अंडर रूट R का वर्ग प्लस L का वर्ग, ये लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से E1 और E2 को मान क्या करना है, रखना है, ठीक है, रख लेते हैं। मान क्या क्या दिया हुआ है, दोनों के लिए समान है, कुछ नया नहीं है। E बराबर E1 का मान वही है
1/4πε0 और क्या है इंटू क्यू। ठीक है, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर तो दिक्कत हो जाएगा। ये लिख लो ई बराबर मान क्या है 1/4πε0 इंटू क्यू और क्या है आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, दोनों के लिए समान। और कॉस थीटा का मान क्या है, कॉस थीटा का मान है इंटू एल अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, प्लस चिन्ह है प्लस चिन्ह। E2 का मान भी वही है जो E1 का मान है 1/4πε0 क्यू और दिया हुआ है आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, और उसके साथ भी कॉस थीटा है तो इसका भी मान क्या हो जाएगा एल और अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। अब देखेंगे अब क्या है कि भाई यहाँ पर जो कॉमन है, यहाँ पर ये जो सब मान है वो उसमें भी हमको दिखाई देता है, दोनों में कोई अंतर नहीं। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, सबको यहां से यहां तक कॉमन निकालेंगे। ई बराबर क्या निकालेंगे 1/4πε0 क्यू आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग एल अंडर रूट आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, कॉमन निकालो। बचा क्या, सबको निकाल दिया, ये पूरा निकल गया तो क्या बचा, इसके लिए हम कुछ नहीं है तो एक बचा, प्लस है तो प्लस, ये भी क्या है वे उसी को तो कॉमन निकाले हैं, दोनों समान, तो यहां पर बच गया एक। इस प्रकार से जोड़ते तो भी आ जाता, कोई अंतर नहीं है। अब देखेंगे दोनों जुड़ गया तो क्या हो गया 2 और इसी के साथ गुणा कर देंगे ई बराबर यहाँ पर 1/4πε0 इंटू ये एक और जोड़ा तो क्या हो गया भाई 2 और क्यू और एल एक ही में लिख लो, इसको भी एक में लिख लेते हैं आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, इसका घात कुछ नहीं है क्या है घात 1 और अंडर रूट को क्या कर लेते हैं इसको बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, हटा देते हैं अंडर रूट को, हटाते हैं तो क्या होता है भाई घात में लग जाता है 1/2, घात में 1/2 लग जाएगा। अब देखेंगे मान क्या आता है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ये दोनों का आधार समान है, ये भी आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग और ये भी आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग, तो यहाँ पर सूत्र होता है क्या होता है 1 m इंटू या गुणा के रूप में 1 m, अगर दोनों का आधार समान होता है तो ये हो जाता है m प्लस n, है ना भाई, घात आपस में क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। और यहाँ पर भी ये भी ध्यान देंगे कि जो द्वितीय आघूर्ण है P का जो मान क्या होता है वो होता है 2ql, P के जगह में क्या रख लेंगे 2ql रख लेंगे और 2ql की जगह में P रख लेंगे, मान को रखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू इसके जगह में क्या रखेंगे P और ये क्या हो जाएगा दोनों का आधार समान है, जैसे यहाँ पर भी r का वर्ग प्लस एल का वर्ग और यहाँ पर भी वही है r का वर्ग प्लस एल का वर्ग, दोनों की जगह में जैसे ये a है सिर्फ लिखे हैं a, तो ये हो जाएगा r का वर्ग प्लस एल का वर्ग और इसके घात में कुछ नहीं है तो 1, तो इसका घात 1 और यहाँ पर क्या है भाई 1/2, तो दोनों के घात आपस में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। जब इसका लसव निकालेंगे, ये लसव निकालेंगे तब यहाँ पर हमको प्राप्त होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू पी आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग। जब लसव निकालेंगे तो ये चला जाएगा 2 एकम 2 1 3, ये हो जाएगा 3/2 इस प्रकार से। और जैसे अच्छी स्थिति में हम क्या किए कंडीशन लाए थे, क्या कंडीशन था, अगर R बहुत बड़ा है इससे L से तो L इतना छोटा है कि भाई उसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं 0 के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तब यहाँ पर मान हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू पी और R का वर्ग प्लस L के जगह में क्या रख लेंगे 0 और 0 का वर्ग उसको तो छोड़ो, तब E बराबर 1/4πε0 इंटू पी और ये सिर्फ बच जाएगा R का वर्ग और ये कोष्टक के अंदर ये कोष्टक के बाहर संबंध क्या रहता है गुणा कराता है, ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, बचेगा क्या E बराबर 1/4πε0 P और R के घात 3। यही क्या है, यही हमारा निरक्षीय स्थिति के लिए क्या है व्यंजक।